एक बड़ा ही कॉमन परसेप्शन है कि जो लोग पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करते हैं उनको किसी और फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं होता है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप डेपुटेशन पे कहीं जाते हैं तो आपको अलग फील्ड का एक्सपीरियंस भी ये मिल सकता है। इसी से रिलेटेड आज मैं आपको एक स्टोरी में सुनाऊंगा। जब मैं 2023 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में था तो मुझे एक दिन एचआर का कॉल आता है और उन्होंने मुझे एक नंबर दिया और कहा कि आपको एक हफ़्ते की लगभग डेपुटेशन पे वहाँ जाना है। तो मैंने कॉल किया तो वो एनआईए के डेप्यूटी एसपी का नंबर था। तो उन्होंने मुझे लोकेशन भेजी और मैं वहाँ पहुँच गया। तो बेंगलोर में एक जगह है कोरमंगला, वहाँ पे एनआईए ने एक टेम्पररी जेल बनाई है जहाँ पे 7 अक्यूज टेररिस्ट वो क्वेश्चन कर रहे थे और उनका बयान वो ये तो मैं वहाँ पहुँच गया। तो मैंने वहाँ पूछा कि मेरी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ क्या है। तो उन्होंने बताया कि आपको एज अ विटनेस यहाँ बुलाया गया है और जो भी बयान ये लोग आपके सामने देंगे आपको उसको सर्टिफाई करना है और यही बयान आप कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। तो पहला दिन तो इसी में गया। उन्होंने मुझे पूरा ब्रीफ़ किया कि क्या क्या करना है। फिर नेक्स्ट डे से बयान चालू हुए। तो उन 7 में से पहला जो फर्स्ट बंदा आया वो दिल्ली का था और काफ़ी स्मार्ट सा बंदा था, गोरा लंबा, बिल्कुल मतलब अच्छे घर का वो लग रहा था। तो पहला क्वेश्चन जो एनआईए के ऑफिसर ने उससे ये पूछा कि क्या करते हो तुम, मतलब तुम अपना फैमिली बैकग्राउंड बताओ और करते करते क्या हो ये बताओ। तो फैमिली बैकग्राउंड जो उसने बताया मैं तो चौंक गया। उसके फादर दिल्ली गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड थे और उसके फैमिली में लोग अच्छी जॉब करते थे, मतलब कोई बड़ी बड़ी एमएनसीज़ में था, इनमें था। वो इस लाइन में कैसे आया पता नहीं, पर वो कर क्या रहा था, वो एक्चुअली टेलीग्राम का एक ग्रुप बना था। आई थिंक वो क्रॉस बॉर्डर से उसको हैंडल किया जा रहा था और जो भी मैसेजेस वो भेजते थे उसको यहाँ पे लोकल व्हाट्सएप ग्रुप में उसको वो मैसेजेस ये भेजने होते थे और यूपीआई के थ्रू कुछ पैसे भी आया करते थे। तो उसको अलग अलग 4-5 अकाउंट में वो उसकी लेयरिंग करता था। पर उसको नहीं पता था कि वो मतलब वो ये गलत काम कर रहा है। जो वो कर रहा है वो क्राइम है। एक जो चीज़ जो कॉन्ट्रास्टिंग थी वो ये थी कि उससे बात करने के टाइम पे ये पता लगा कि वो अपनी आइडेंटिटी जो बता रहा था वो ये बता रहा था कि मेरी फैमिली जो मेरे एंसेस्टर्स थे वो टर्कमेनिस्तान से आए थे। इस पे उसने बहुत एम्फेसाइज़ किया एंड उसका इतना ब्रेन वॉश हो गया था कि वो इस बात से कन्विंस था कि एक रिलीजियस परसिक्यूशन इंडिया में हो रहा है। तो ये बात बड़ी शॉकिंग लगी हम सबको। फिर उसके बाद उसका बयान वगैरह फिर दर्ज हुआ। फिर दूसरे बंदे का ये नंबर आया। उसको एनआईए ने मुंबई से पकड़ा था। मुंबई में एक जगह है धारावी, वहाँ से वो पकड़ा गया था। पर उसके जो नेटिव थे वो यूपी से ही था। वो रूट्स यूपी के थे। वो एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड का था। उसके फादर एक फैक्ट्री में सुपरवाइज़र थे और उसने अपने बारे में बताना स्टार्ट किया तो सेम जैसे जो दिल्ली वाला बंदा था उसके सेम ही ये भी एक लोअर मिडिल क्लास का था और पर्टिकुलरली पैसों के लिए ही वो ये काम कर रहा था। सेम टेलीग्राम ग्रुप से मैसेज निकाल के और वीडियोस निकाल के लोकल बंदों को ये भेजता था और यूपीआई के थ्रू पैसों की लेयरिंग कर रहा था। एक ग्रुप था जो उस टाइम पे काफ़ी फेमस हुआ था, ISIS। उसके थ्रू ये लोग ऑपरेट कर रहे थे उसी के अंडर में और मतलब पैसों की लेयरिंग का और प्रोपेगेंडा स्प्रेडिंग का काम इनका था। फिर उसके बाद 2 बंदे आए जो झारखंड के थे। उनकी भी सेम एक्टिविटी थी। उनका भी फिर बयान हुआ।
सेम चीज़ सेम एक्टिविटी में वो इंडल्ज थे। उसके बाद दो बंदे थे जो बेल्लारी कर्नाटका के थे, जिनकी वजह से ये पूरा का पूरा मॉड्यूल ये बस्ट हुआ। वो वहीं के थे, वो बेल्लारी कर्नाटका में एक जगह है जहाँ से इनको पकड़ा गया था। कुछ इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस का सामान ये लड़के ख़रीद रहे थे और पुलिस ने उनको ये पकड़ा और ये सब सामने आया। और जो पैसा उन्होंने यूज़ किया था ये वही मनी ट्रेल था जो ये लड़के अलग अलग बैंक अकाउंट्स में भेज रहे थे। तो इनको जब पकड़ा गया तो ये पूरा का पूरा मॉड्यूल सामने आया और इस मॉड्यूल का जो नाम था वो जो NIA ने दिया था वो था बेल्लारी मॉड्यूल। अगर आप ऑनलाइन अभी भी आप सर्च करें तो आपको बेल्लारी मॉड्यूल से पूरे न्यूज़ आर्टिकल्स आपको ये मिल जाएंगे 2023 के। एक बड़ा ही शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया। एक बंदे को उन्होंने पुणे से उठाया था, तो उसने जब बयान दिया तो बयान देने के टाइम पे ही जब NIA के ऑफिसर्स बात कर रहे थे तो उसने एक चीज़ का कन्फेशन किया कि उसने एक बस ड्राइवर का गला काटा है ड्यू टू एक रिलीजियस मुद्दे पर। और ये कन्फेशन मेरे सामने हुआ और मतलब मैं तो शॉक था, मतलब मेरे सामने ऐसा कभी नहीं हुआ था। फिर उसके बाद डे 6 और 7 आया। तो डे 6 पे उनके पेरेंट्स को ये बुलाया गया था और उन सातों की जो एक्टिविटीज़ थी उसके बारे में पेरेंट्स को ये बताया गया कि आपका बच्चा ये करता है। और पेरेंट्स भी कम्प्लीटली शॉक्ड थे। उन्होंने तो मतलब उनको पता ही नहीं था कि बच्चा उनका फ़ोन पे क्या क्या कर रहा है और किन एक्टिविटीज़ में इंडल्ज है। पेरेंट्स को उन्होंने ये बताया, फिर पेरेंट्स को भेज दिया, ये बोला कि अब इन पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो कि केस फाइल हम करेंगे NIA की कोर्ट में। फिर आया डे 7 जब लास्ट डे था, फाइनल ड्राफ्ट साइन होना था उस दिन ये बयान का। तो उस दिन उसके बाद इन सबको मतलब हथकड़ियाँ ये पहनाई और सबको एक बस में ये बैठा के NIA के कोर्ट ले गए और पहला केस दायर NIA ने उस दिन किया था इन सब पर। उसके बाद आई थिंक 2024 अप्रैल में भी कुछ इस पे ये प्रोसीडिंग हुई थी, जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल के थ्रू मुझे ये पता लगा था। जो इस पूरे केस में जो चीज़ मुझे कॉमन एक पता लगी वो ये थी कि यार जो नए लड़के हैं जो उनको पता ही नहीं है कि वो लोग जो एक्टिविटी ऑनलाइन कर रहे हैं, जो मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो पैसे कहीं से रिसीव कर रहे हैं और कहीं और प्लेस कर रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि ये भी एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए और पेरेंट्स को भी बच्चों पे बहुत क्लोज वॉच रखनी चाहिए कि वो उनकी एक्टिविटीज़ एक्चुअल में क्या हैं। तो ये एक छोटा सा एक एक्सपीरियंस था जो मैंने सोचा आपसे मैं शेयर करता हूँ। और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जब मैं मतलब CBI के साथ, इनकम टैक्स के साथ अलग अलग रेड मैंने की है और वो डेफिनेटली मैं आपसे अगले वीडियो में शेयर करूँगा।